नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मैं धर्म सिंह आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस जो है उसके बारे में। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो कि कक्षा 10 की विज्ञान जो है उसके अंतर्गत छठे नंबर पे है ये जैव प्रक्रम जिसको नाम दिया हुआ है। और इसके अंतर्गत हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास या अनुरक्षण के लिए जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन सभी की चर्चा हमने इस चैप्टर में की है। यहाँ हमने श्वसन पढ़ा है, यहाँ हमने पाचन पढ़ा है, यहाँ पर हमने वहन यानी परिवहन, परिसंचरण हमने यहाँ पे पढ़ा है। और अभी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, लास्ट जो जैव प्रक्रम है जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो है हमारा उत्सर्जन। उत्सर्जन एक्सक्रेटरी जिसको बोला जाता है। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं उत्सर्जन। क्या होता है उत्सर्जन दोस्तों? तो देखो, हमने पढ़ा है कि भाई हमारी जो बॉडी होती है, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे मतलब प्रोसेस जो है वो चल रहे हैं। जैसे कि कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि श्वसन हो रहा है, पाचन हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है, ये सब हो रहे हैं। इन सब से क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं, जैसे विशेषकर पाचन या श्वसन से जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, लाभदायक। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक। तो इन हानिकारक पदार्थ जो होते हैं, उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्या है, उसे हम किससे जानते हैं? उत्सर्जन के। अब ऐसा ही नहीं है कि ये प्रोसेस केवल मनुष्यों के अंतर्गत होता है, ये प्रोसेस जो है ये पादपों के अंतर्गत, क्योंकि पादपों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, पादपों के अंतर्गत भी श्वसन होता है, और वहां से भी कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो पौधों के लिए हानिकारक होते हैं, अपशिष्ट होते हैं। तो उनको भी शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, पादप शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन के नाम से तो जाना जाता है। तो अब तक हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वर्ज्य गैस, वर्ज्य गैस का मतलब होता है, अपन ने पहले भी बात की है इसकी, वर्ज्य गैस का मतलब होता है हानिकारक, यानी कि अपशिष्ट होता है। इस शब्द की अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। क्या कहते हैं इसको ना, अपशिष्ट। अपशिष्ट गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं? अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित कौन से पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होते हैं, उनका निकलना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। बस यहाँ पे ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि उत्सर्जन की जब बात होगी तो कौन से पदार्थों की बात होगी, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की बात होगी। जैसे मैं आपको कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, तो वो बाहर निकालते हैं, हानिकारक पदार्थ था वो, उसको बाहर निकालते हैं, ये सत्य है, पर उसको उत्सर्जन नहीं कहें। इसी तरीके से फीसल, हमारा मल बाहर निकलता है, वो हानिकारक है, उसे बाहर निकालना जरूर, पर उसको उत्सर्जन नहीं। जैसे कि श्वसन हुआ, श्वसन से कौन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है। तो वो जल जो आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में बन गया, अगर इतना बना है तो कोशिकाओं के अंतर्गत उपयोग हो जाएगा, और अगर उससे ज्यादा है, उपयोग होने के बावजूद भी बच गया, तो उसको हम पसीने के रूप में बाहर निकाल देते हैं या मूत्र के रूप में बाहर निकाल। तो अगर पसीने के रूप में बाहर निकाल रहे हैं तो वो उत्सर्जन नहीं है, लेकिन अगर मूत्र के रूप में बाहर निकाल रहे हैं तो वो उत्सर्जन है। क्यों है वो उत्सर्जन? क्योंकि जब मूत्र के रूप में जल जब बाहर निकलता है, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो नाइट्रोजन के बने, जैसे कि यूरिया होता है, जिसके अंतर्गत अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है। तो उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन कहलाता है। वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो अपने को यहाँ पे दे दी है कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, उपापचयी क्रियाओं के पश्चात बने हुए वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। इसको क्या कहा जाता है, उत्सर्जन। विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियां काम में लेते हैं। बहुत से एक कोशिकी इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं। कौन से जीव? एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, वो तो कैसे करते हैं, इनको डायरेक्ट जल के अंतर्गत ही क्या कर देते हैं, मिश्रित कर देते, डिफ्यूज जल में छोड़ देते। जैसा हम अन्य प्रक्रमों में देख चुके हैं, जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशेष अंगों का क्या करते हैं। तो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, हमारे जैसे जानवरों के जैसे, वो क्या करते हैं, इन्हें बाहर निकालने के लिए इनके अंदर इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। तो वो उन अंगों का उपयोग करते हैं इन्हें
से बाहर निकालने के। अब हम बात करते हैं कि मानव के अंतर्गत कैसे हो। तो मानव में उत्सर्जन की हम बात करते हैं। तो मानव में उत्सर्जन के रूप में अगर देखें तो कौन कौन से अंग जो है वो पाए जाते हैं और मानव में कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिनको हम उत्सर्जन के द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो मानव का उत्सर्जन तंत्र जो है वो चित्र 6.13 जो है उसके अंतर्गत हमको दिया हुआ है। ये रहा हमारा उत्सर्जन तंत्र जो है, मैं इसको ऊपर ले आता हूं, ये हमारा उत्सर्जन तंत्र है, ये रहा। क्या क्या है इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत एक अंग तो कौन होता है, यहाँ पर एक अंग के रूप में तो पाया जाता है कौन, अपना वृक्क, जिसको अपन बोलते हैं किडनी। अब ये किडनी जो है ये हमारे पास दो होती है, एक दाई किडनी होती है, एक बाई किडनी। किडनी जो होती है वहां से निकलती है नलिका, उन नलिकाओं को हम किस नाम से जानते हैं, मूत्रवाहिनी। एक होती है बाई मूत्रवाहिनी और एक कौन सी होती है, दाई मूत्र। ये दोनों की दोनों जाकर किस में खुलती है, थैलेनुमा संरचना में, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, मूत्राशय कहते हैं। और मूत्राशय किसके अंतर्गत खुलता है, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर खुल जाता है। पुरुषों में होता है ये सिसन के रूप में और महिलाओं में होता है ये योनि के रूप। ठीक है, तो कौन कौन से भाग होते हैं उसको हम यहाँ देखते हैं। चित्र आपको दिखाई दिया है, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। एक जोड़ा जो होता है इसमें वृक्क पाया जाता है, एक जोड़ी क्या होती है, मूत्रवाहिनी होती है, ये भी एक जोड़ी। एक जोड़ा वृक्क होता है और ये भी कितना होता है, ये भी एक जोड़ा ही होता है। ये भी ध्यान रखना, ये भी एक जोड़ा ही होता है, क्योंकि दोनों वृक्कों से एक एक निकलती है, तो ये भी एक जोड़ी ही, एक जोड़ी होती है मूत्रवाहिनी। एक मूत्राशय होता है तथा एक मूत्र मार्ग होता है, यानी कि वृक्क दो होते हैं, एक जोड़े होते हैं। मूत्रवाहिनी भी एक जोड़ी होती है, मूत्राशय एक होता है और मूत्र मार्ग जो होता है यूरेथ्रा, वो भी कितना होता है, एक ही होता है। वृक्क कहाँ पाए जाते हैं, वृक्क जो होते हैं ये हमारे उदर गुहा जो होती है उसमें रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित। उदर गुहा कौन सा भाग होता है हमारा, तो हमारे कंधों से लेकर जहां तक पसलियां पाई जाती हैं उस भाग को हम बोलते हैं वक्ष गुहा। और वक्ष गुहा से नीचे लेकर कमर तक का भाग जहां हम बेल्ट बांधते हैं उस भाग को हम क्या कहते हैं, उदर गुहा। किडनी जो हमारी होती है, वृक्क जो होते हैं, गुर्दे भी जिनको कहा जाता है, ये हमारे इसी भाग में होते हैं लेकिन पीछे की तरफ होते हैं, यानी कि पीठ की ओर होते हैं ये। बीच में होती है रीढ़ की हड्डी, एक उसके राइट साइड में होता है, एक उसके कहाँ होता है, लेफ्ट साइड के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, वृक्क में मूत्र बनने के बाद उसको कहाँ छोड़ देते हैं, मूत्र वाहिनी में डाल दिया जाता है, जहां से ये कहाँ पहुंचता है, मूत्राशय में। मूत्राशय में ये एकत्रित रहता है, कब तक एकत्रित रहता है, जब तक हम इसको बाहर नहीं निकालते हैं। और बाहर निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मूत्र। तो मूत्र जो होता है सबसे मेन जो स्ट्रक्चर होती है वो तो कौन सी हुई, हमारा वृक्क हुआ, जिसको अपन गुर्दा भी बोलते हैं। वृक्क जो होता है इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें होता है मूत्र का निर्माण। और यहाँ मूत्र निर्माण होने के बाद वो मूत्र जो होता है किसके द्वारा, मूत्र वाहिनी द्वारा। यहाँ निर्माण होने के बाद वो जो मूत्र होता है वो किसके द्वारा, मूत्र वाहिनी द्वारा कहाँ जाता है, मूत्र वाहिनी द्वारा वो पहुंचता है मूत्राशय में। और मूत्राशय मूत्र को क्या करता है, ये मूत्र को करता है एकत्रित। एकत्रित होने के बाद हम इसे क्या करते हैं, मूत्र मार्ग से इसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो मूत्र मार्ग से इसको हम क्या करते हैं, मूत्र मार्ग से इसको बाहर निकाल। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट के अंतर्गत एक प्रोसेस जो होता है उसको लिख दी। अब बात ये आती है कि किडनी जो होती है उसमें मूत्र जो है वो बनता, तो मूत्र कैसे तैयार होता है, मूत्र के निर्माण की अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो ये हमारा चित्र हो गया। अब आगे हम चल, मूत्र बनने का उद्देश्य क्या होता है, रुधिर में उपस्थित जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको छानकर क्या करना, बाहर करना। तो मूत्र क्यों तैयार होता है, तो मूत्र तैयार होता है कि ब्लड में, रक्त में जो उपस्थित हानिकारक पदार्थ हैं उनको छानकर क्या करना, बाहर निकालना, वो होता है मूत्र बनने का उद्देश्य जो होता है। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं वो जैसे कि यूरिया है और यूरिक अम्ल है, ये वृक्क में रुधिर से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो वृक्क के अंतर्गत, सॉरी, ब्लड के अंतर्गत, रक्त के अंतर्गत दो तरीके के हानिकारक पदार्थ हम मान लें। एक तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और एक कौन होते हैं,
नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो, ये जो चीज है ना, इसको बड़ा ध्यान रखना। नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, ये शब्द जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको। और वो कौन कौन से होते हैं? यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, अमोनिया होती है, ये होते हैं नाइट्रोजन के बने। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर रक्त में है तो उसको तो फेफड़ों में अलग कर लेंगे, और अगर यूरिया और यूरिक अम्ल है तो उसको कहाँ अलग कर लिया जाता है? उसको अलग कर लिया जाता है किडनी जो हमारी होती है, उस किडनी में उसको क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। रक्त में आधारी निस्यंदन इकाई फुफ्फुस की तरह ही होती है, बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का। क्या कह रहा है ये कि वृक्क जो होता है, इस वृक्क के अंतर्गत मेन जो काम करने वाली इकाई है, और मेन काम करने वाली कौन सी इकाई, जिसको अपन बोल रहे हैं निस्यंदन इकाई। निस्यंदन का मतलब क्या होता है? निस्यंदन का मतलब होता है क्या? छान। निस्यंदन का मतलब क्या है? छनना या छानना इसको। तो किडनी या वृक्क जो हमारा होता है, उसके अंदर ब्लड को छानने वाली, रक्त को छानने वाली जो मेन इकाई होती है, वो बिल्कुल किसके तरीके से होती है? फेफड़ों के तरीके से। फेफड़ों में कौन होता है? फेफड़ों में मूल जो इकाई थी वो कौन सी थी? फेफड़ों में जो मूल इकाई थी वो कौन सी थी? याद करो, फेफड़ों में जो मूल इकाई थी वो कौन थी? हमारी वायु कुपी। फेफड़ों में जो मूल इकाई थी वो कौन थी? हमारी वायु कुपिका जो थी वो हमारी मूल इकाई। और इसी तरीके से वो क्या कह रहा है? फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का क्या होता है? एक गुच्छ। और रुधिर केशिकाओं का जो ये गुच्छा होता है, इसको अपन क्या नाम देते? इसको हम बोल देंगे केशिका गुच्छ। इसको क्या बोल देते हैं? इसको केशिका गुच्छ जो होता है, इस नाम से क्या कर लेते हैं? जान लेते हैं। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंतर्गत होता है। और ये नलिका का जो कप होता है, इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं बोमेन संपुट। नलिका का जो ये कप होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको बोमेन संपुट जो होता है, उस नाम से हम इसको क्या करते हैं? जान। तो वृक्क जो होता है, उस वृक्क में क्या होता है? नलिकाओं का एक गुच्छा होता है, जिसको नाम देते हैं केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ जो है वो किसके अंतर्गत होता है? एक कप जैसे स्ट्रक्चर में होता है, और उस कप का नाम क्या होता है? बोमिन संपुट के नाम से जानते हैं। यह नलिका छने हुए मूत्र को क्या करती है? जैसा कि किसमें दिखाया गया है? जैसा कि चित्र 6.14 जो है उसके अंतर्गत दिखाया गया है। चित्र 6.14 कौन सा है अपना? ये रहा। तो ये तो क्या हो गया अपना? नलिका का एक जाल सा होता है, जिसको नाम दे दिया हमने ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। और ये किसके अंतर्गत है? ये इस कप के जैसी स्ट्रक्चर में है, जिसका नाम क्या होता है? बोमिन संपुट के नाम जानते हैं। ये भाई आगे चलते हैं, फिर क्या होता है उसको देखते हैं। उसके बाद क्या होता है? तो ये डायग्राम उसके बाद देखो। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन इकाई होती है, जिनको हम क्या नाम देते हैं? जिनको कहा जाता है, बहुत सारी होती हैं, जिनको किस नाम से जानते हैं? वृक्काणु या नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। और इनकी संख्या अगर पूछी जाए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अनेक होती, तो कितनी होती है? अगर इनकी संख्या हमसे पूछी जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 10 लाख। लगभग इनकी संख्या कितनी होती है? 10 लाख प्रत्येक वृक्क। एक वृक्क में इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 10 लाख होती है, जो एक दूसरे में बहुत निकटता से क्या रहती है? पैक रहती है। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में क्या रहता है? यानी कि शुरू में जब इसको छाना जाता है, तब इसके अंतर्गत ग्लूकोज भी होता है, एमिनो अम्ल भी होता है, लवण भी होते हैं, और बहुत सारा जल भी होता है। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का क्या हो जाता है? चयनित पुनरावशोषण। चयनित पुनरावशोषण क्या है? इस शब्द को समझो अब। चयनित पुनरावशोषण क्या होता है? कि जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, उनको वापस क्या कर लिया जाता है? ग्रहण कर लिया जाता है। तो चयनित पुनरावशोषण का मतलब क्या हुआ? चयनित पुनरावशोषण का मतलब हुआ कि उपयोगी पदार्थों का शरीर में क्या कर लिया जाता है? वापस से ग्रहण।
उपयोगी पदार्थ को वापस क्या कर लिया जाता है, वापस अवशोषित कर लिया जाता है। उपयोगी पदार्थ को कर लिया जाता है वापस अवशोषित। उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, पुनराअवशोषण बोलते हैं। क्योंकि शुरू में जब छनता है तब तो उसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं, ग्लूकोज भी है, एमिनो अम्ल भी है, लवण है और जल भी होता है। अब इनमें से कुछ अच्छी भी है और इनमें से कुछ खराब भी है। तो इनमें से जो अच्छे होंगे उनका क्या हो जाता है, चयनित अवशोषण, यानी अच्छे अच्छों को वापस से क्या कर लिया जाता है, ग्रहण। जैसे कि जल की मात्रा का पुनरावशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर निर्भर करता है कि जल का भी पुनरावशोषण होगा कि नहीं होगा। तो होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड किस पर करेगा, हमारे जल शरीर में जो जल की मात्रा है उस। अगर शरीर में पहले से ही पर्याप्त जल उपस्थित है तब तो उसका चयनित पुनरावशोषण होगा नहीं। और अगर शरीर के अंतर्गत उपलब्ध जल की मात्रा पहले से कम है, पहले से ही कम है, तो जल का क्या कर लिया जाएगा, पुनरावशोषण जो है वो कर लिया जाएगा। कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है इस पर भी निर्भर करता है। तो जल का पुनरावशोषण होगा कि नहीं होगा ये किन चीजों पर निर्भर करता है, दो चीजों। एक तो किस पर निर्भर करता है, शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा। अगर पर्याप्त जल है तो पुनरावशोषण कम होगा या नहीं, अगर पर्याप्त जल नहीं है तो पुनरावशोषण होगा। अपशिष्ट पदार्थ कितना निकल रहा है इसके ऊपर भी निर्भर करेगा। अगर निकलने वाला अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ ज्यादा मात्रा में है तो जल का पुनरावशोषण कम होगा, और अगर निकलने वाला वर्ज्य या अपशिष्ट पदार्थ कम मात्रा में है तो जल का पुनरावशोषण ज्यादा होगा। तो दो चीजों पर डिपेंड करता है जल का पुनरावशोषण जो होता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका, जिसको क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी, इसमें प्रवेश करता है, जो वृक्क को कहां ले जाती है, मूत्राशय से जोड़। तो वृक्क को किससे जोड़ती है, मूत्राशय। तो वृक्क में जो मूत्र बनेगा वो किसके द्वारा, इस मूत्रवाहिनी के द्वारा कहां चला जाएगा, मूत्राशय में जाकर क्या हो जाएगा। मूत्राशय में मूत्र क्या रहता है, भंडारित रहता है, इकट्ठा रहता है, जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर ना कर दे। अब मूत्राशय जब भरेगा तो उसमें प्रेशर पड़ेगा और उस प्रेशर के द्वारा हम उसे क्या करेंगे, मूत्र मार्ग से क्या कर देते, बाहर निकाल देते। मूत्राशय कैसा होता है, पेशीय होता है, यानी कि मसल्स का बना हुआ होता है, पेशियों का बना हुआ। यह तंत्रिका नियंत्रण में होता है तो इसके ऊपर कंट्रोल भी होता है। इसकी चर्चा हम पहले से कर चुके हैं। यानी कि पेशीय जो चीज होती है उसका नियंत्रण किससे होता है, तंत्रिकाओं के द्वारा उसको क्या किया जाता है, नियंत्रित। परिणाम स्वरूप हम प्रायः मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। अब ये भी आपने देखा है कि हम इसको कंट्रोल भी कर लेते हैं। अगर हमें मूत्रण करना है, मूत्र त्याग करना है, तो हम उसको थोड़ी बहुत देर तक क्या कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यह भी जानिए का मतलब किसको जानना है, तो अपने को जानना है अब कि कृत्रिम वृक्क जो होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं और उस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो कृत्रिम वृक्क जो होता है यानी कि आर्टिफिशियल किडनी होती है, जैसे हमारा शरीर के अंतर्गत नेचुरल मतलब वृक्क होता है, ऐसा ही हम क्या करते हैं, एक यंत्र बना लेते हैं और उसके द्वारा जब रक्त को छाना जाता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपोहन की। अपोहन क्या होता है, अपोहन का मतलब होता है रक्त को क्या करना, कृत्रिम रूप से क्या करना, छानना। अपोहन का मतलब क्या है, अपोहन का मतलब है रक्त को क्या करना, कृत्रिम तरीके से, रक्त को कृत्रिम तरीके से क्या करना, वो कहलाता है अपोहन। कृत्रिम तरीके से छानना उसको हम क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। तो हमारे शरीर में जब वृक्क होता है उसमें जब छनता है तो वो तो प्राकृतिक तरीका हो गया, लेकिन जब हम उसको शरीर से बाहर कृत्रिम तरीके से छानते हैं या कृत्रिम यंत्र नुमा संरचना में जब उसको छानते हैं तब हम उस क्रिया को क्या कहते हैं, अपोहन के नाम से। उत्तरजीविता के लिए वृक्क जो होता है वो एक जैव अंग, मतलब सजीव ऑर्गन है। कई कारक जैसे संक्रमण है, आघात का मतलब चोट लगना है, वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह होता है, कम ब्लड जा रहा हो, वृक्क की क्रियाशीलता को क्या कर देते, कम कर देते। यानी कि सबसे मेन बात कि किडनी में, वृक्क में कोई इन्फेक्शन हो गया
या वृक्क को बाहर से चोट लग गई या उसके अंतर्गत जो रक्त जाना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो वृक्क होता है उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। और अगर वृक्क जो है उसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी तो रक्त जो है वो छनेगा नहीं। जब रक्त नहीं छनेगा तो ब्लड के अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या हो सकता है, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि जब रक्त नहीं छनेगा या वृक्क जब कम काम करेगा तो रक्त जो है वो सही तरीके से नहीं, जब रक्त सही तरीके से नहीं छनेगा तो उसमें उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ जो हैं उन अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या हो सकता है, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के निष्क्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की क्या है, युक्ति का मतलब साधन। तो कृत्रिम वृक्क क्या है, कृत्रिम वृक्क होता है कि नाइट्रोजन के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं रुधिर के अंतर्गत रक्त में, उनको कैसे निकालता है, कृत्रिम तरीके से निकालता है। और उस कृत्रिम तरीके से निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपोहन, उसको डायलिसिस के नाम से। यानी कि कृत्रिम वृक्क बिल्कुल हमारे वृक्क जैसा ही होता है। जैसे हमारा वृक्क जो है वो रक्त को छानकर उसमें से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है, ठीक उसी तरीके से एक मनुष्य द्वारा बनाया गया एक यंत्र है जो हमारे वृक्क के तरीके से काम करता है, और ये भी रक्त में उपस्थित नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। और उसी यंत्र का नाम तो होता है कृत्रिम वृक्क। और उस यंत्र से रक्त को छानने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारा अपोहन जो होता है, डायलिसिस के नाम से, जिसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। कृत्रिम वोग बहुत सी अर्ध पारगम्य आवरण वाली नलिकाओं से बना होता है। जैसे हमारा वृक्क नेफ्रॉन का बना हुआ है। भाई प्राकृतिक वृक्क जो होता है या हमारा वृक्क जो होता है, मानव वृक्क जो होता है वो किसका बना होता है, अभी हमने पढ़ा था मानव वृक्क जो है वो किसका बना हुआ होता है, अनेक नेफ्रॉन का बना हुआ होता है। मानव वृक्क जो है वो किसका बना हुआ है, मानक वृक्क बना हुआ है, सॉरी मानव वृक्क बना हुआ है किसका, अनेक नेफ्रॉन का। और नेफ्रॉन क्या होता है, पतली झिल्ली वाली नलिका समान संरचना। नेफ्रॉन क्या होता है, पतली झिल्ली युक्त, पतली झिल्ली युक्त नलिका समान जो संरचनाएं होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। नलिका समान क्या होती है, उनको अपन बोल रहे हैं। अब कृत्रिम वृक्क जो बनेगा अपना, वो कृत्रिम वृक्क किसका बना होता है, उसी प्रकार की अर्ध पारगम्य आवरण वाली, किसका बना होता है ये, अर्ध पारगम्य आवरण वाली किसका बना होता है, नलिकाओं का बना होता है। तो सेम संरचनाएं होगी, उसमें पतली झिल्ली वाली होती हैं, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली वाली नलिकाएं होती हैं। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती, इसमें लगी होती हैं। एक टंकी नुमा संरचना होती है जिसके अंतर्गत पहले से ही डायलिसिस लिक्विड जो होता है वो उसमें भरा हुआ होता है। इस द्रव का प्राशन दाब रुधिर जैसा ही होता है, इसलिए इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट, तो ये बिल्कुल किसके जैसा होता है, इसका जो प्राशन दाब है वो बिल्कुल रुधिर के जैसा ही होता है। और इसलिए इसमें क्या नहीं होते, सॉरी, इसका रुधिर दाब जो होता है या सॉरी प्राशन दाब जो होता है वो रुधिर के जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होते हैं, इसमें नाइट्रोजन के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो नहीं होते। जबकि रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से क्या करते हैं, प्रवाहित। तो वो जो नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ हैं वो इसके अंतर्गत अपोहन द्रव जो भरा हुआ है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, अपोहन द्रव से भरी हुई एक टंकी में ये नलिकाएं लगी होती हैं। इस द्रव का पराशरण जो दाब होता है वो बिल्कुल हमारे ब्लड के जैसा होता है, लेकिन इसमें कौन नहीं होते हैं, नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ जो है वो इसमें नहीं होते। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से क्या करते हैं, प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद किसके द्वारा, विसरण द्वारा, किसके द्वारा, विसरण द्वारा किसमें आ जाते हैं, अपोहन द्रव जो होता है उसके अंतर्गत आ जाते हैं।
और शुद्धिकृत रुधिर जो होता है वह वापस रोगी के शरीर में क्या कर दिया है, पंप कर दिया जाता है। इस तरीके का होता है। तो इसमें यहां से ब्लड को निकाला, ये ब्लड जो होता है ऐसे जाएगा और ये एक टंकी रखी थी पीले रंग की जो दिख रही है, ये एक टंकी है जिसमें अपोहन द्रव भरा हुआ है और इसमें से कौन बह रहा है, ये लाल रंग का वो ब्लड बह रहा है। अब जैसे ही वो ब्लड इसमें जाएगा तो अपोहन द्रव और ब्लड रक्त जो है दोनों का पराशण दाब बराबर है, पर रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं और इस द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। तो फिर क्या होगा, रक्त के जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं वो विसरण के द्वारा क्या होंगे, वो विसरण के द्वारा इस जो अपोहन द्रव है इसके अंतर्गत आ जाएंगे और बाकी का बचा हुआ शुद्ध रुधिर जो है वो वापस से रोगी के में क्या कर प्रवेश करा देते हैं। इसमें अपोहन का द्रव भरा होता है और वो जो छने हुए पदार्थ हैं वो आकर इसमें क्या हो इकट्ठे। यह वृक्क के कार्य के समान है लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पुनरावशोषण नहीं हो। बस दोनों में फर्क क्या है, काम दोनों का सेम होता है लेकिन हमारा जो वृक्क होता है उसमें जो पदार्थ छनकर बाहर निकलते हैं उनमें से उपयोगी जो पदार्थ होते हैं उनको वापस हमने पढ़ा था उनका चयनित पुनरावशोषण हो जाता है। बस यहाँ पर वो चयनित पुनरावशोषण वाली क्रिया जो है वो यहाँ पर नहीं होती। प्राय एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 180 लीटर क्या होता है, आरंभिक निस्संद वृक्क में तैयार होता है। यानी कि रोजाना जो है छनने के बाद छना हुआ जब हमारे ब्लड को छाना जाता है तो 24 घंटे के अंतर्गत 180 लीटर क्या होता है, छना हुआ पदार्थ इकट्ठा होता है। अब आप सोचोगे अगर 180 लीटर को हम शरीर से बाहर निकालेंगे छानकर तो फिर क्या होगा। इसलिए उस 180 लीटर का में से क्या हो जाता है, चयनित पुनरावशोषण हो जाता है और लास्ट में जो बिल्कुल अपशिष्ट बचता है वो कितना बचता है, 1 से 1.5 लीटर जो है वो बिल्कुल अपशिष्ट। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन जो है वो वास्तव में 1 या कितना होता है, 2 लीटर होता है, क्योंकि शेष जो छना हुआ पदार्थ है वो विरक नलिकाओं में क्या हो जाता है, पुनराअवशिष्ट हो जाता है। ये निस्संद का मतलब ध्यान रखना अगर कंफ्यूज होते हो। निस्संद का मतलब होता है छनित पदार्थ। छनने के बाद जो पदार्थ है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे छनित। तो ये छनित पदार्थ जो होता है इसमें से क्या हो जाता है, पुनरावशोषित। यानी कि पूरे 24 घंटे में जितना भी ब्लड छाना जाता है 1524 से लगभग 1780 लीटर ब्लड जो है वो छाना और उसको छानकर उसमें से प्रारंभिक जो छना हुआ पदार्थ निकलता है वो निकलता है 180 लीटर। पर 180 लीटर को हम शरीर से बाहर नहीं निकालते। 180 लीटर जो होता है इसका फिर क्या होता है, चयनित पुनरावशोषण होता है और इसमें से सारे पदार्थों को जो थोड़े बहुत भी उपयोगी होते हैं उनको वापस ले लिया जाता है। लास्ट में बिल्कुल अपशिष्ट जो बचता है वो कितना बचता है, 1 से 2 लीटर ही अपशिष्ट जो होता है वो बचता है जिसको हम मूत्र के रूप में क्या कर दे, बाहर निकाल दिया। अब हमको क्या कह रहा है कि विचार करो भाई, इस पे विचार करें। तो ये विचार करने के लिए हमको कह रहा है कि अंगदान जो होता है इसके ऊपर विचार करो कि क्या है अंगदान। क्या है अंगदान, की हमारे कुछ अंग ऐसे होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर हम दूसरे व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो अंगों को दान करने की जो क्रिया होती है क्या कहलाती है, अंगदान। अंगदान एक उदार का मतलब महान कार्य होता है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य नहीं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक जो वृक्क है वो खराब हो गया, अब हम क्या करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति का एक वृक्क जो है उसको दे देंगे। अब आप सोचोगे सर एक व्यक्ति में तो एक ही रह गया, तो जब किसी की दोनों खराब हो जाती हैं तो उसको एक वृक्क जो है वो दान किया जाता है, ताकि एक व्यक्ति में एक काम करती है तो दूसरे में भी काम करती रहती है। एक वृक्क जो होता है उससे आदमी क्या रह जाता है, जीवित, और उसका जार जितने भी जैविक प्रक्रम है वो सारे क्या चलते, सामान्य तरीके से कार्य करते रहते। यह दानदाताओं और उनके परिवारों की सहमति के द्वारा किया जाता है। अंग और ऊतक दान में दानदाता की उम्र व लिंग जो है वो मायने नहीं रखता है कि कौन दे रहा है, पुरुष दे रहा है कि महिला दे रहा है, ये कोई मैटर नहीं करता। किसी 20 साल के का लिया जा रहा है कि किसी 60 साल के का लिया जा रहा है, ये भी कोई मायने नहीं रखता। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचाया या बदल सकता है। ग्राही के अंग खराब अथवा बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है।
ग्राही का मतलब जो ले रहा है। वो क्यों ले रहा है? क्योंकि उसका कोई अंग जो है वो किसी कारण से, चोट लगने के कारण या किसी बीमारी के कारण उसका जो अंग है वो या तो खराब हो गया है या वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको किसी दूसरे व्यक्ति का अंग क्या कर दिया जाता है? दान कर दिया जाता है। अंगदान में किसी एक व्यक्ति के शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकालकर किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में क्या कर दिया जाता है? प्रत्यारोपित कर देते हैं। जैसे विशेषकर किसका करते हैं? या तो कोई फैमिली मेंबर होता है उसका किया जाता है, या फिर कुछ दान दाताएं जो होते हैं उनका किया जाता है, या फिर जैसे कोई ब्रेन डेड व्यक्ति जो होता है जिसका मस्तिष्क जो है वो काम करना बंद कर देता है, उस व्यक्ति से अंगदान किया जाता है। सामान्य प्रत्यारोपण में किस किस का हो सकता है? अब वो ध्यान रखना। कोर्निया का हो सकता है। इसके अलावा अपन बात करें तो अंगदान में और किस किस को कर सकते हैं? एक तो कोर्निया को कर सकते हैं, गुर्दे, गुर्दे का मतलब किसको कर सकते हैं? वृक्क, जिसको अपन बोल रहे थे वृक्क का कर सकते हैं। दिल का मतलब कौन है यहाँ पे? दिल का मतलब होता है हृदय जो है उसका किया जा सकता है। यकृत का कर सकते हैं, अग्नाशय का हो सकता है, फेफड़े आंत का हो सकता है और अस्थि मज्जा का हो सकता है। इतने सारे अंग ऐसे हैं जो हम किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसका अंग जो है वो खराब हो गया है, उसको दान कर सकते हैं। अब जो उसका अंग खराब हो गया है वैसा ही अंग उसको दूसरे को दान किया जा सकता है। अधिकतर अंगदान व ऊतक दान दाताओं की मृत्यु के ठीक बाद में होता है, या जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित कर देता है तब। तो या तो उसकी मृत्यु के जस्ट बाद, तुरंत कोई व्यक्ति मरा है उसकी मृत्यु के तुरंत बाद होता है, जैसे कि कोर्निया होता है उसके मरने के बाद होता है, या फिर डॉक्टर किसी व्यक्ति को क्या करते हैं? ब्रेन डेड घोषित कर देते हैं कि भाई अब इसके वापस से उठने की कोई संभावना नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति के क्या किए जाते हैं? अंग जो है वो दान किए। लेकिन कुछ अंग जैसे कि गुर्दे, यकृत के कुछ भाग, फेफड़े इत्यादि या ऊतकों का दान दाताओं के जीवित होने पर भी किया जा सकता है। क्योंकि गुर्दे दो होते हैं, दो वृक्क होते हैं, तो एक को हम जीवित अवस्था में कर सकते हैं। यकृत जो होता है इसका, इसके दो भाग होते हैं, तो जीवित अवस्था में इसका एक भाग काट कर निकाल लेते हैं और वो किसी दूसरे व्यक्ति को जिसका खराब हो गया उसको दे दिया। या फेफड़े जैसे दो होते हैं, तो एक फेफड़ा किसी एक व्यक्ति को, लेकिन हृदय जैसे एक ही होता है, तो ये एक ही व्यक्ति को दान किया जा सकता है। और हृदय केवल किसका लिया जाता है? जिस व्यक्ति को डॉक्टर क्या कर देते हैं? मानसिक रूप से मृत जिसको घोषित कर देते हैं, ये उसी का लिया जाता है। ठीक है भाई। पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है उसकी बात करते हैं। तो जैसे मनुष्यों में उत्सर्जन होता है, ऐसे ही उत्सर्जन किसके अंतर्गत होता है? पादपों के अंतर्गत होता है। और पादपों में कौन कौन से पदार्थों का होता है उसकी। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो विशेष अंग होते हैं उत्सर्जन करने के। पौधों में ऐसे कोई विशेष अंग जो है वो नहीं होते। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है, क्योंकि वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर रहे हैं और वहां निकल कौन रही है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को निकालने के लिए कोई विशेष अंग की जरूरत नहीं है। क्या होगा? उसके अंतर्गत पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं वहीं से स्टोमेटा जो होते हैं वहीं से ऑक्सीजन को विषण के द्वारा शरीर से क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो विषण के द्वारा। ये अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या कर देते हैं? पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वो अपने कुछ भाग जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में क्या करके रखते हैं? संचित करके रखते हैं। कोशिका में जो रिक्तिका पाई जाती है उसमें इकट्ठा करके वो उसको रखते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद जो है संचित, यानी कि कैसे कर रहे हैं? देखो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को तो किससे कर रहे हैं? पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र या स्टोमेटा जो होते हैं उनकी, या फिर कोशिकीय अपशिष्ट जो होते हैं उनको कोशिका की रिक्तिका जो होती है उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। या फिर किसके द्वारा करते हैं? पत्तियों को अपनी को मतलब झड़ती हैं उनकी पत्तियां। तो पत्तियां क्यों झड़ती हैं? क्योंकि उनमें भी अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित होते हैं, तो उनको भी वो क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद जैसे कि रेजिन होता है, गोंद होता है, दूसरे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे रेजिन है, गोंद है, इनको विशेष रूप से पुराने जाइलम में क्या करके रखते हैं? संचित करके रखते हैं।
पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में क्या करते रहते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं। तो पादपों के अंतर्गत कोई विशेष जो क्रिया है वो नहीं होती है, ये सामान्य तरीके से हम कह सकते हैं कि विषण के द्वारा ही क्या करते हैं, उनको अलग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल आता है अपने पास, तो ये सवाल कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। मतलब एक्सरसाइज जो अपनी एनसीईआरटी में दे रखी है वो एक्सरसाइज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ये एक्सरसाइज कॉम्पिटिशन काम का एग्जाम देने वालों के लिए कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। वृक्काणु की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करो। अब वृक्काणु क्या होता है, तो सवाल देखिए, वृक्काणु क्या होता है, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है उसको वृक्काणु कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में क्या होती है, निस्यंदन इकाई होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ, जिसको नाम दिया था या ग्लोमेरुलस कहते हैं। प्रत्येक वृक्काणु में रुधिर केशिकाओं का क्या होता है, एक गुच्छा, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस होता है, तो एक कप जैसी संरचना में होता है। और उस कप जैसी संरचना को क्या नाम दिया था, बोम्बेन संपुट। बोम्बेन संपुट से क्या निकलती है, एक लंबी नलिका जुड़ी होती है जो छने हुए मूत्र को क्या करती है, एकत्रित करती है। और इसी में क्या होता है, पुनरा अवशोषण की जो क्रिया है वो भी इसी भाग में होती है। रुधिर का निस्यंदन कहाँ होता है, मतलब रुधिर क्षमता कहाँ है, तो रुधिर क्षमता है ग्लोमेरुलस। प्रारंभिक निस्यंद में कौन कौन होते हैं, ग्लूकोज, एमिनोम, लवण होते हैं और जल होता है। जैसे जैसे निस्यंद नलिका में आगे बढ़ता है, आवश्यक पदार्थों और जल का क्या हो जाता है, चयनित पुनरावशोषण हो जाता है और शेष बचा हुआ पदार्थ क्या होता है, मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। अगला सवाल अपना दिया हुआ है, उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं उनसे छुटकारा। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं, तो पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं, एक तो रिक्तिका का उपयोग करते हैं पौधे जो होते हैं, या फिर अतिरिक्त जल जो होता है उसको वाष्पोत्सर्जन से निकालते हैं, गैसें जो होती हैं उनको पत्तियों के छिद्रों से बाहर निकालते हैं। ठीक है, उत्सर्जी उत्पाद के रूप में छुटकारा, जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण में बनी हुई गैसों को बाहर निकालते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका रिक्तिका से, पत्तियों में संचित पदार्थों को पत्तियों को गिराकर बाहर निकाल देते हैं, रेजिन और गोंद को पुराने जाइलम में इकट्ठा करके रखते हैं और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को मृदा में क्या करते हैं, उत्सर्जित। सारी लाइनें अभी आई थी वो ऐसे की ऐसी मैंने लिख दी है। अगला सवाल है अपना, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, कि मूत्र बनने की जो क्रिया होती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो मूत्र बनने की मात्रा जो है वो शरीर में उपलब्ध जल जो होता है उसकी मात्रा पर निर्भर करती है, और एक शरीर से बाहर निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन, अगर जल पर्याप्त मात्रा में है तो पुनरावशोषण कम होगा, मूत्र की मात्रा ज्यादा। अगर जल पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो जल का पुनरावशोषण ज्यादा होगा और मूत्र कम होगी। निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा मात्रा में है तो पुनरावशोषण कम हो जाएगा और जल की मात्रा मूत्र में बढ़ जाएगी। सब तरीके का मैंने आपको बताया था, वही सारी बातें जो हैं ये लाइन टू लाइन यहाँ पे लिखी हुई। शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा तथा शरीर से बाहर निकलने वाले विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। वृक्क नलिकाओं में जल का पुनरावशोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार होता है। शरीर में जल अधिक है तो कम जल पुनरावशोषित होता है और अधिक जल मात्रा में मूत्र होता है। यदि शरीर में जल की मात्रा कम है तो अधिक जल का पुनरावशोषण होता है और मूत्र की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपने क्या सीखा, मतलब चैप्टर खत्म हो गया, अब क्या क्या सीखा है वो सारी चीजें यहाँ लाइन बाय लाइन करके लिखी हुई है। विभिन्न प्रकार की गतियों को जीवन का सूचक माना जाता है। अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के अंतर्गत संवहन और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन आवश्यक होता है। स्वपोषी जो जीव होते हैं वो पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थों को लेते हैं। बाह्य ऊर्जा स्रोत सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और उनको किसमें बदलते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों में। विषमपोषी जो होते हैं ये दूसरे जीवों द्वारा तैयार किया गया जो भोजन होता है उसको शरीर में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मनुष्य खाए गए भोजन का विखंडन करता है, भोजन नली के अंतर्गत करता है जो क्षुद्रांत में अवशोषित होता है और वहां से शरीर को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। श्वसन में ग्लूकोज जो होता है उस कार्बनिक यौगिक का विखंडन होता है जिससे अपने को एटीपी प्राप्त होती है, उसका उपयोग कोशिका दूसरी क्रियाओं के लिए करती है। श्वसन जो होता है वो वायवीय अवायवीय हो सकता है। वायवीय श्वसन से जीव को अधिक ऊर्जा मिलती है, अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा मिलती है।
मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन तथा उत्सर्जी उत्पाद जैसे पदार्थों का वहन परिसंचरण तंत्र द्वारा किया जाता है। उसके बाद परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं वो उपस्थित होती हैं। उच्च विविधित पादपों में जल, खनिज लवण, भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन संवहन ऊतक करता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं। जाइलम जल का और खनिज लवणों का करता है और फ्लोएम जो होता है वो भोज्य पदार्थों का करता है। मनुष्य में उत्सर्जी उत्पाद विशेषकर कौन होते हैं? नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, जो वृक्काणु द्वारा क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके जो है वो काम लेता है। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका रिक्तिका के द्वारा बाहर निकाल सकता है। गोंद या रेजिन को विशेष प्रकार से पत्तियों को गिराकर कर सकता है। कुछ पदार्थों को सीधा मृदा में उत्सर्जित कर सकता है। अतिरिक्त जल का वाष्प। ठीक है भाई। उसके बाद अभ्यास प्रश्न में बात करें तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है वृक्क? उत्सर्जन से संबंधित होता है वृक्क। अगला है पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो मैंने कहा था जैसे जल और जैसे जाइलम जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला सवाल है स्वयपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी जो है वो आवश्यक होते हैं। उसके बाद है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या होती है? पाइरुवेट के विखंडन से यह क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में? तो क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ग्लूकोज से पाइरुवेट बनना वो क्रिया कहाँ होती है? कोशिका। अगला है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और ये प्रक्रम क्या कहलाता है? तो वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत जो होती है उसके अंतर्गत होता है। पहले पितरस क्या करता है? वसा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। उन टुकड़ों को टूटने की क्रिया पाइसीकरण कहलाती है। उसके बाद अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशयी रस यानी कि लाइपेज एंजाइम निकलता है, जो वसीय अम्ल और ग्लिसरोल को क्या करता है? तोड़ देता है। ठीक है। उसके बाद भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? इसकी बात होती है। तो लार क्या करती है? भोजन को गीला और मुलायम करती है। लार में एमाइलेज होता है जो स्टार्च का क्या करता है? आंशिक पाचन करता है। उससे सरल शर्करा बनती है जो भोजन के पाचन को क्या कर देती है? सुगम। अगला सवाल कौन सा है अपना? अगला सवाल ये है अपना स्वयपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी होती है और उसके उत्पाद कौन से होते हैं? तो स्वयपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनकी आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का क्या होता है? निर्माण होता है। उसके पश्चात अगला सवाल है अपना वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। दोनों का अंतर लिखा हुआ है। इसमें ऑक्सीजन आवश्यक होती है, इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है या कह सकते हो ऑक्सीकरण होता है। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है? अपूर्ण विखंडन। इसमें अधिक ऊर्जा मिलती है, इसमें कम ऊर्जा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, इसमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है पौधों के अधिकतम विनिमय के लिए, गैस के अधिकतम विनिमय के लिए वायु कोष्टिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित होती हैं? तो फुफ्फुस की वायु कोष्टिकाएं जो होती हैं उनमें गैसों का विनिमय विनिमय के लिए इनकी संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, जिससे क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। भित्तियां कैसी होती हैं? इनकी पतली होती है और नम होती है, जिससे रुधिर केशिकाओं और इनके बीच गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो विषण विधि के द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात है शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम होंगे? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का परिवहन कम होगा, जिससे कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। उससे क्या होगा? ऊर्जा नहीं मिलेगी तो थकान हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, चक्कर आ जाएंगे, सांस लेने में तकलीफ होगी, या हमारी काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्यों होता है? तो इसके अपन ने बात की थी कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो होता है, सॉरी, रुधिर जो होता है वो एक चक्र में हृदय से 2 बार निकलता है। पहले शरीर से भाग में कहां से आता है? मतलब शिराओं के द्वारा आता है, महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाता है, वहां से फुफ्फुसीय धमनी फेफड़ों में लेके आती है। फेफड़ों से कहां पहुंचता है? बाएं आलिंद में पहुंचता है फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा, वहां से बाएं नीले में जाता है। फिर महाधमनी कहां ले जाती है? शरीर के अंगों में ले जाती है, वहां पर वापस से विऑक्सीजनित हो जाता है और फिर वापस से किस में पहुंचता है? दाएं आलिंद में। तो एक चक्र में रुधिर हृदय से कितने बार निकलता है? 2 बार निकलता है।
जाइलम तथा फिलोयम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? जाइलम करता है जल और खनिज लवणों का, कहां से कहां करता है? जड़ों से ऊपर की तरफ करता है, यानी कि ऊपर उधरमुखी या ऊपरी मुखी बोलते हैं। फ्लोएम क्या करता है? भोज्य पदार्थों का परिवहन, और ये दोनों दिशाओं में करता है, ऊर्ध्वमुखी भी करता है और अधोमुखी। ठीक है भाई। उसके बाद फुफ्फुस में वायु कोष्ठिका और व्रम में वृक्कणों की संरचना, दोनों की क्रियाविधि बिल्कुल सेम सी होती है, जिसके अंतर जो है वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं आपके सामने। ठीक है भाई। तो ये अपना चैप्टर होता है जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस, जिसको अपन नाम देते हैं जैव प्रक्रम के नाम से जिसको जाना जाता है। फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस डे।